Okay, so this is lecture number 2 of what? Electromagnetic induction. कभी सही भी बोल दो थोड़ा. Electromagnetic induction. Quick recap of what is electromagnetic induction. It is the opposite of electromagnetism. क्या मतलब है? Current and magnetism एक दूसरे के बगैर नहीं रहते. सही है? So जब करंट किसी वायर में हो उसकी वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है. मेरा फोन छोड़ने हैं. मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है. What is that called? That is called electromagnetism. The previous chapter. The opposite of that is electromagnetic induction. क्या मतलब है? Magnet can also produce electric current. That is called electromagnetic induction. और इसका पहला एग्जाम्पल जब एक बंदा था, क्या नाम था उसका? भाई वो बंदे ने बताया क्या था? नहीं, उस बंदे का नाम बताओ. फैराडे. उसके हाथ में एक मैग्नेट था और उसके घर में एक कॉइल था जिसके साथ बल्ब लगा हुआ था. कॉइल और बल्ब, कोई बैटरी नहीं थी. Without the battery, the bulb should logically not glow. But what happened? जैसे ही वो उसके करीब लेकर आया मैग्नेट को, तो बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्लो नहीं किया. जस्ट फॉर अ मोमेंट ग्लो करके बंद हो गया. मैग्नेट करीब रखा, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था. मैग्नेट दूर ले गया, फिर बल्ब ग्लो किया. मतलब मैग्नेट के लाने और ले जाने पर बल्ब ग्लो करता था मोमेंटरीली. ठीक है, ये तीन ऑब्जर्वेशन है. चौथी ऑब्जर्वेशन की स्पीड से लेकर आते थे मैग्नेट, ज्यादा बल्ब ग्लो करता था. और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी ज्यादा बल्ब ग्लो करता. ये थी 5 ऑब्जर्वेशन. उसने क्या रीजन दिया? तो उसने बोला कि यार जब मैग्नेट दूर था तो जीरो फील्ड लाइंस कट कर रहे होंगे, राइट? जब मैग्नेट दूर था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनविजिबल. हाउ मेनी ऑफ देम आर कटिंग द कॉइल? नन ऑफ देम, because the magnet is very far. Zero field lines are cutting the coil. But when you bring the magnet closer, let's say 3 field lines are now cutting the coil. So whenever there is a change in the number of field lines cutting the coil, what is induced? EMF. पहले कौन इंड्यूस होता है? EMF या करंट? पहले कौन इंड्यूस होता है? EMF. EMF is the pressure. It is the force. It is the voltage. Right? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, पहले क्या प्रोड्यूस होता होगा? प्रेशर, फिर वाटर फ्लो होता है. इसी तरह पहले वायर में कौन इंड्यूस होता है? EMF. फिर वो करंट को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं. ओके. फिर जब मैग्नेट करीब रखा हुआ है, हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर स्टिल कटिंग द कॉइल? व्हेन द मैग्नेट इज नियर और जीरो, स्टिल 3 फील्ड लाइंस आर कटिंग द कॉइल. बिकॉज़ मैग्नेट करीब आया तो 3 फील्ड लाइंस कट हुई. अभी भी कितनी फील्ड लाइंस कट हो रही है? 3. क्योंकि मैग्नेट को आपने वहीं रहने दिया. अभी भी कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है? 3. क्या कोई फर्दर चेंज आया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में जो कॉइल को कट कर रही है? अब मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. लास्ट क्लास में सारे टर्म एक साथ ही इंट्रोड्यूस कर सकता था. अब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. अंग्रेजी का लफ्ज है फ्लक्स. जैसे मैं कहूं हमारे स्कूल में स्टूडेंट का फ्लक्स बहुत ज्यादा है. फ्लक्स का मतलब होता है आना जाना, number of people coming in, going out. That's called flux. सही है? एक जनरल टर्म. Magnetic flux क्या है? What is magnetic flux? Magnetic flux is number of magnetic field lines का आना और जाना. That's called magnetic flux. So in other words, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ. सुनना गौर से. Number of change in number of magnetic field lines पीछे वाले लाइन में जो कटिंग द, यू आर राइट, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं. लाइफ में कोई भी चीज हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी, एडजस्ट करना. सो मैं क्या कह रहा था? चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग द कॉइल. कितना बड़ा स्टेटमेंट है. इसको अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो उसको यू कैन से और चेंज इन. अब देखो इस पूरे sentence को you can just replace with change in cutting coil magnetic flux. Change in magnetic flux. You just say this. अगर आपको ज्यादा इंक यूज करने का दिल नहीं, ज्यादा लिखने का, तो you can just say
there is a change in magnetic flux, hence an EMF is induced. Examiner accepts. ठीक है? अच्छा, जब मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं फिर से कितनी फील्ड लाइंस कट करती है? 0. तो कौन-कौन से इंस्टेंस पे मारिया कौन-कौन से इंस्टेंस पे EMF इंड्यूस होता है? बल्ब ग्लो करता है. फ्रॉम हियर टू देयर होता है कि नहीं होता? होता है. फ्रॉम हियर टू देयर क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. There is no change in magnetic flux, or there is no change in the number of magnetic field lines cutting the coil, the big circuit. क्या यहाँ पे कोई बल्ब ग्लो करेगा? नहीं. और क्या यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा? कुछ रेजिस्टेंस with the bulb glow है. Why? Because there is a change. There is a basically decrease. There is a decrease in the number of magnetic field lines cutting the coil. तो यहाँ पे भी EMF इंड्यूस होगा, यहाँ पे भी EMF इंड्यूस. अब पहले EMF इंड्यूस होता है या पहले करंट इंड्यूस होता है? What is induced first? EMF. The cause. EMF is the cause that pushes the electrons. ठीक है? एक सेकंड. हेलो. नहीं तुम कर लो. मैं बता. नहीं. कोई बात नहीं. So I was saying, अच्छा ये बल्ब तो आपने बताना है. अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप जल्दी से एक क्वेश्चन लिख दो और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का समझ लो 90% गारंटीड है. ये क्वेश्चन आता है हर सीआई पेपर ऑलमोस्ट. ये चैप्टर कितना मुश्किल है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको बात बताऊं मुझे इसके क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीटेड. और ये जो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. लिखो एक्स्ट्रा जल्दी से आप बाकी लोग क्या ड्रॉ करें? बाकी लोग मैग्नेट बनाएं, बाकी लोग मैग्नेट बनाएं, एक कॉइल बनाएं और एक क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन कोई जल्दी से explain why the bulb glows when the magnet is brought closer. Explain why the bulb glows when the magnet is brought closer to the coil. Explain why the bulb glows when the magnet is brought closer to the coil. यानी आपसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे बिजली कैसे इंड्यूस हुई ये बताओ. Sorry. क्या लिखा मैंने? बोला explain why the bulb glows when the magnet is brought closer. Sorry? नहीं क्वेश्चन नहीं लिखा. I don't think हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया और इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सट्रीमली रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक, इसका आंसर लिखो. As the magnet is brought closer, we had just done recap of last class. You were there in last class? You were not there. You watched the lecture that I posted. I hope you have. ठीक है? चलो उसी का recap किया and now we are doing a question. चलो आंसर बेटा आवाज ही आनी चाहिए. As the magnet is brought closer, अब आप क्या लिखोगे? ये पूरी लाइन लिखो या फिर ये भी लिख सकते हो. तो हम पूरा लिखते हैं. As the magnet is brought closer, there is a change in number of magnetic field lines cutting the coil. There is a change in the number of magnetic field lines cutting the coil. सब ब्रैकेट में लिख लो. ब्रैकेट में लिख लो. और there is a rate of change of magnetic flux. अब मैंने वर्ड ऐड कर दिया rate. It's better to use the word rate. Why? याद है मैंने लास्ट क्लास में बल्कि आज भी बताया. It's not just the change in the field lines. It's also the rate of change. एक सेकंड में कितना चेंज आता है. ओके तो लिखो क्या लिखा? और there is a rate of change of magnetic flux, or there is a rate of change of magnetic flux. Bracket close. Bracket close. Hence
and EMF is induced. Is the rate of change in magnetic flux. Hence, an EMF is induced. Hence, an EMF is induced in the coil. Induced in the coil. बाकी हम ये भी लिख सकते हैं कि वो EMF करंट प्रोड्यूस करता है और बल्ब ग्लो करता है, which is not necessary if you want you can write it down. But what are the most important key points? जैसे मैग्नेट करीब आता है तो सबसे important key point है देखिए, there is a change in the number of magnetic field that's in the coil and there is a change in magnetic flux. मैंने ये word rate का क्यों ऐड किया है बता सकते? Rate of change. ये क्यों ऐड? Why I use the word rate? क्योंकि चेंज के साथ रेट आता है. नहीं, क्योंकि एक सिचुएशन है स्पीड एक सिचुएशन है जब मैं मैग्नेट को करीब लाऊं लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बहुत स्लो लेगा, सही है. सो ये इस पे भी डिपेंड करता है कितना स्पीड लाइंस का चेंज आया और कितने कम टाइम में आया. बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो ना तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ना होने के बराबर. सो इट्स बेटर यू यूज द वर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो ये याद रहेगी बात. अब एक अगले लाइन में लिख लो, factors affecting the magnitude of EMF induced. Factors affecting the magnitude of EMF induced. कितना EMF induce होगा किस चीज पे डिपेंड करता है? Factors affecting the magnitude of EMF induced. कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, कितने ज्यादा वोल्ट्स इंड्यूस होंगे, 100 वोल्ट्स होंगे, 60 वोल्ट्स होंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? Okay, number one. The change in the number of field lines cut in the coil. The change in the number of field lines cut in the coil. पहला फैक्टर. Okay. So पहला पॉइंट क्या था? पहला फैक्टर क्या है? वो है कितना चेंज आ रहा है फील्ड लाइंस में. सही है? ज्यादा इंक्रीज आ रहा है या ज्यादा डिक्रीज, भले इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट क्या है? द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंज इन द फील्ड लाइंस अकर्स. द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंज इन द फील्ड लाइंस अकर. कितने दौरानिये में ये फील्ड लाइंस का चेंज आया, यानी इसका ताल्लुक स्पीड ऑफ द मैग्नेट से. बेसिकली किससे ताल्लुक है? स्पीड ऑफ द मैग्नेट. द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंज इन द फील्ड लाइंस अकर. नहीं सही, तुम उधर बैठे हो तो तुम्हें लगा. अच्छा, तो इसका मुझे बताओ, ज्यादा टाइम होना चाहिए फील्ड लाइंस की चेंज आने का या कम टाइम होना चाहिए? इफ यू वांट मोर ईएमएफ, कम टाइम. इफ यू वांट मोर ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, ये जो फील्ड लाइंस में चेंज आया वो ज्यादा ड्यूरेशन में आना चाहिए, कम ड्यूरेशन में आना चाहिए? कम ड्यूरेशन. इसका मतलब मैग्नेट की स्पीड बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए? मैग्नेट की स्पीड बढ़ाओ, यही चेंज कम टाइम में अकर होगा, you will get more EMF. Agreed? Great. And I was saying the same change in the field lines, if it occurs in very less span of time, then you will get more voltage, more EMF. सही है? यानी कि if you bring the magnet with a greater speed, ये जो 0 से 3 फील्ड लाइंस में चेंज आया था, ये कम टाइम में अगर आएगा ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा. मेक सेंस? यानी कि मैग्नेट की स्पीड बढ़ा. अच्छा, और पहले पॉइंट को जरा इलैबोरेट कर लेते हैं. पहले पॉइंट में क्या था? कितने ज्यादा फील्ड लाइंस का चेंज आ रहा है, मतलब 0 से 3 हो रहा है या 0 से 30 हो रहा है. अगर फील्ड लाइन 0 से 30 हो जाती, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता, ज्यादा ग्लो करता. डिपेंड इस पे भी करता है कितने टाइम में. लेट्स से पहले 0 से 3 भी 1 सेकंड में हुआ था, 0 से 30 भी 1 सेकंड में हुआ है. नाउ मोर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. मेक सेंस? अदर फैक्टर्स शुड बी केप्ट constant. Other factors should be kept for a fair comparison. You should keep other factors same. ठीक है? If you just want to check the कितना फील्ड लाइन में चेंज आने से फर्क पड़ता है. अब मुझे कौन ये बता रहा है कि what can we do to cause more change in the number of field lines? We can use stronger magnet. Yes or no? If you use a stronger magnet, also if you use a stronger magnet,
अगर हमारे पास छोटा मैग्नेट होगा उसकी 3 फील्ड लाइंस निकलनी है, एग्जांपल दे, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बड़ा मैग्नेट होगा उसकी 300 फील्ड लाइंस होंगी। वो करीब लेकर आओगे ज्यादा फील्ड लाइंस में चेंज आएगा। मेक सेंस? तो यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। नहीं, स्पीड बढ़ाने से फील्ड लाइंस की तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरा क्या तरीका है, यू वांट मोर फील्ड लाइंस टू कट द कॉइल। वो पता है क्या है, इस कॉइल को आयरन के ऊपर रैप करो, क्योंकि आयरन क्या नहीं, आयरन क्यों, आयरन बिकॉज आयरन फील्ड लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट। क्या करता है, जो फील्ड लाइंस जाया हो रही थी, नहीं कट कर रही थी, वो उनको भी खींच लेगा। भले छोटा सा मैग्नेट है, पूरा यूटिलाइज कर लेगा उसको। मेक सेंस? क्या करेगा, पूरा पूरा जूस निकाल लेगा, सारी फील्ड लाइंस को खींच लेगा। क्या मतलब समझा? कॉइल, कॉइल को एक आयरन की किसी भी मटेरियल के ऊपर, आयरन कोर बोल दो, आयरन आर्मेचर जो भी बोल दो, उसके ऊपर रैप कर दो। आयरन क्या करेगा, छोटा सा मैग्नेट है, उसकी 3 फील्ड लाइंस निकल रही थी, लेकिन कॉइल को सिर्फ 2 कट कर रही थी, एक फैली हुई थी, स्प्रेड हुई भी थी, वो उसको भी खींच ले। सो इट विल यूटिलाइज एज मेनी फील्ड लाइंस एज इट कैन। ठीक है, समझ में आया? कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने? 2। तीसरा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। लिखो, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ईएमएफ और किस पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास इस कॉइल में 10 दफा घुमाया हुआ है, इसको 10 टर्न्स है और 50 वोल्ट इंड्यूस हो रहे हैं, आप इसको डबल टर्न्स कर दो, 20 टर्न्स कर दो, यू विल गेट 100 वोल्ट, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कॉइल्स को कट करेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कट करेगी। तो इसका थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। किस पे और डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं, जो कि 99% बच्चों को नहीं पता होता, ये बहुत ही बारीक सा पॉइंट, और वो लिखो, the amount of current induced also depends on the same number of factors. The amount of current induced also depends on the same factors mentioned above. But the amount, मैं repeat कर रहा हूं, the amount of current induced in the coil also depends on the same factors as mentioned above, but there is one additional factor. There is one additional factor. But there is one additional factor. और वो क्या है? वो पता है क्या है? इसकी मैं एक मेटाफोरिकल एग्जांपल दूं, वो पाइप वाली और पंप वाली, प्रेशर वाली मेटाफोरिकल एग्जांपल दूं। वो क्या था, सुनो। अब पंप में प्रेशर इंड्यूस हो चुका है, लेकिन वो प्रेशर कितना वाटर फ्लो करवाएगा, कितना करंट निकलवाएगा, वो और किस पे डिपेंड करता है, पाइप के नंबर ऑफ स्टोन्स के ऊपर। यस और नो, है ना। पाइप के अंदर कितने ज्यादा स्टोन्स हैं, वही प्रेशर हो सकता है कम वाटर फ्लो कॉज करे, लेकिन हो सकता है ज्यादा वाटर फ्लो कॉज करे। ये एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, वो है उस पाइप में पत्थर कितने हैं, ब्लॉकेज कितना है, यानी कि इस कॉइल की रेजिस्टेंस, कॉइल की। तो वो एडिशनल फैक्टर जिसके ऊपर करंट डिपेंड करता है, ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे समझते हैं ईएमएफ भी इस पे डिपेंड करता है। नो, व्हाट इज द एडिशनल फैक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इसका क्या मतलब हुआ, कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चेंज इन द फील्ड लाइंस, टाइम या स्पीड, नंबर ऑफ टर्न्स, आल्सो ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इस कॉइल की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, वही ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था वो ज्यादा करंट पैदा कर सकता है। लेकिन अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ईएमएफ तो काफी बन गया था, लेकिन वो करंट इंड्यूस कम करेगा, बिकॉज वो धक्का तो दे रहा है बट कॉइल में ब्लॉकेज है। मेक सेंस? समझ आ गई बात है? ये बहुत याद रखना, जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा या पास्ट पेपर करवाऊंगा, तो ये वो पॉइंट है जो बच्चे बड़ा कैजुअली मिस कर देते हैं। ठीक है, चलो, आई होप ये बातें सब समझ में आ चुकी हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इसी से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाऊं तो हम लोग पता है क्या पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे ट्रांसफॉर्मर। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाया था कि नहीं दिखाया? हाँ, कहाँ क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? इस रूम में इस वक्त है ट्रांसफॉर्मर, वो कहाँ है? ये जो डॉक है मेरे चार्जर का एडॉप्टर है, इसका नाम एडेप्टर क्यों है पता है? क्योंकि ये अडेप्ट कर लेता है, ये ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जो भी वोल्टेज चाहिए, बाहर जाके बात करो, जो भी वोल्टेज चाहिए वो उस वोल्टेज को कन्वर्ट करके दे देते हैं। चलो आप जरा समझते हैं। क्लास अभी क्या टाइम हो रहा है? 4 बजे। 4:05 मैक्स, 4:05। .4 .5 5 का मसला नहीं, 4 सही है। .4 विल एंड, नो प्रॉब्लम, वी हैव 20 मिनट्स, वी हैव 17 मिनट्स, मसला नहीं। चलो अब सुनो, तो मैं क्या बता रहा था बेटा? अब मैं ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग बता रहा हूं, वो इसी से रिलेटेड। ये एक तरह से कहलाती है सेल्फ इंडक्शन, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कॉइल को कट करती हैं और उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करती हैं और वो ईएमएफ करंट इंड्यूस करता है। मेक सेंस? अभी तक कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है? आर वी अंडरस्टैंडिंग, आर वी गेटिंग हाउ करंट इज इंड्यूस्ड? समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है। करंट कैसे इंड्यूस होता है? फील्ड लाइंस के आने और जाने की वजह से। अब ये फील्ड लाइंस किसकी वजह से आया? एक अदर परमानेंट मैग्नेट की वजह से। सही कह रहा हूं? These field lines are because of a permanent magnet। क्या ये जरूरी है ये परमानेंट मैग्नेट ही हो? नहीं, हमें तो फील्ड लाइन से मतलब है। हमें किससे मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो या फिर और कौन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन होता है? हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आज के दौर में, मैंने आपको बताया था, वी डू नॉट एक्सट्रैक्ट एनी मोर natural magnets, we can produce magnet using electric current। इलेक्ट्रिक, तो जरा चेक करना, मैं इसको रिप्लेस करूंगा विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये वाली कॉइल एज इट इज रहेगी। इस कॉइल का पता है क्या नाम है? सेकेंडरी कॉइल। क्या नाम है? अच्छा, एक बाय द वे एक बात बताओ, अगर मैग्नेट लाने पर करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ था तो मैग्नेट ले जाने पर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन। रिमेंबर, उसके लिए मैंने कहा था कौन क्या लगा सकते हैं हम लोग? सेंटर जीरो एमीटर या गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। तो अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल मैग्नेट के लाने पर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई थी तो ले जाने पर ऑपोजिट डायरेक्शन। सही। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंक्रीज आने पर करंट एक डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिक्रीज होने पर करंट जो इंड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर मैं मैग्नेट ला के ले जाऊं तो कौन सा करंट इंड्यूस होगा इसमें? डायरेक्ट करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो अगर मैं मैग्नेट ले जाऊं तो बल्ब में इस कॉइल में कौन सा करंट इंड्यूस होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, चलो मैं सेकेंडरी कॉइल एज इट इज बना रहा हूं, बस इसकी शक्ल को ऐसे कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गैल्वेनोमीटर लगा लिया, बल्ब लगा लिया, कोई एक चीज भी लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? सेम। ये सिर्फ ऐसे रखी हुई है, इसको ऐसे करके रख दो, दिस इज द सेम। व्हाट इज दिस कॉइल कॉल्ड? जिसमें हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, जिसमें कोई बैटरी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें क्या प्रोड्यूस करना है? करंट प्रोड्यूस। अगर तो इसका पर्पस नहीं रहेगा, वो हमें तो यहाँ पे करंट इंड्यूस करना है। अगर हम इसी में करंट दे दें तो क्या फायदा? अच्छा, अब जरा चेक करो, अभी अभी पूरा समझ में आएगा। एक और मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? अब्दुल रहमान आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। अब मैं इस मैग्नेट को रिप्लेस कर रहा हूं विद दिस कॉइल। अच्छा, प्लीज यहाँ पे कोई ये कंप्लेन ना करे। क्या कंप्लेन ना करे? शॉर्ट सर्किट की। क्योंकि आप बोलेंगे सर बगैर रेजिस्टेंस के सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। भाई अच्छा चलो इमेजिनरी रेजिस्टर लगा लो, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, अभी फिलहाल उसको साइड पे रखो, ठीक है। कॉइल की भी रेजिस्टेंस से नहीं हो रहा शॉर्ट सर्किट। ओके, जैसे ही मैं इस स्विच को क्या करूंगा? क्लोज। क्या करूंगा? स्विच को, इसमें करंट पास ऑन करेगा। जब ये करंट कॉइल में जाएगा तो
तो ये कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट इन अ कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी और सेकेंडरी कॉइल को कट करेंगी। डू यू अग्री? यही इसका मतलब ये जो प्राइमरी कॉइल है मेरी, ये जो प्राइमरी कॉइल है ये किस चीज का काम कर रही है? ये इस मैग्नेट का काम कर रही है। बाकी सब चीजें सेम है कि नहीं? सेकेंडरी कॉइल एज इट इज, just this magnet is replaced with an electromagnet. You close the switch, you get current in the coil, you get magnetic field lines, just like the magnetic field lines you get from a permanent magnet. Now you are getting the magnetic field lines from an electromagnet. हमें तो magnetic field lines से मतलब है वो कहाँ से पैदा हो रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट मैग्नेट की है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की है, वी डोंट केयर। डिफरेंस ये है, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल डिफरेंस, सेकेंडरी कॉइल में बच्चे समझते हैं जो लेफ्ट वाली होती है वो प्राइमरी, जो राइट वाली होती है सेकेंडरी। जिसमें सेल है, जिसमें करंट हम दे रहे हैं वो प्राइमरी कॉइल, और जिसमें हम इंड्यूस कर रहे हैं वो सेकेंडरी। ठीक, ओके। सो स्विच क्लोज, फील्ड लाइंस प्रोड्यूस। शुरू में जब स्विच ओपन था कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही थी सेकेंडरी कॉइल को? 0। जैसे स्विच क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई, उससे जाके कट की, कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है? लेट्स से 1। वो डिपेंड करता है कितना करंट दोगे उतनी फील्ड लाइंस बनेगी। क्या फील्ड लाइंस में चेंज आया जो सेकेंडरी कॉइल को कट कर रही थी? यस। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बल्ब ग्लो होगा? यस। क्या कंटिन्यूअसली ग्लो होगा? नहीं, क्योंकि स्विच अभी भी क्लोज है, अभी भी कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही हैं? 1। तो क्या कोई फर्दर चेंज आ रहा है? फर्दर चेंज नहीं आ रहा। क्या बल्ब ग्लो रहेगा? नहीं। नीडल जो डिफ्लेक्ट किया था, लेट सपोज राइट पे, ये आपको जानना नहीं है राइट पे करता है या लेफ्ट पे, लेट सपोज राइट पे डिफ्लेक्ट किया, क्या वो डिफ्लेक्टेड रहेगा या 0 पर आ जाएगा? 0 पर। ओके, अब आपने क्या करना है? स्विच को ओपन कर दिया। क्या कर दिया आपने स्विच को? क्या ये फील्ड लाइन रहेगी या डिसअपियर हो जाएगी? क्यों? क्योंकि करंट नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। सही, लेकिन क्या फिर बल्ब ग्लो करेगा? यस। अब इस दफा बल्ब क्यों ग्लो करेगा? कैन यू टेल मी व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन यू ओपन द स्विच व्हेन देयर इज नो करंट इन द प्राइमरी कॉइल बट द बल्ब ग्लोज फॉर अ मोमेंट? व्हाई? because there is a change. Is there an increase in the field lines or decrease? This time there is a decrease in the field lines. अब 0 फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, 1 से 0 हो गई, फील्ड लाइंस में चेंज आया, बल्ब ग्लो करे। अयान, अगर नीडल पहले राइट पे डिफ्लेक्ट हुआ था, अब कहां पे डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट पे। क्या डिफ्लेक्टेड रहेगा या 0 पर आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अब 0 की 0 फील्ड लाइंस कट कर। सो कहां पे चेंज आया था? एक यहां पे आया था चेंज इन द फील्ड लाइन जब स्विच क्लोज किया था, और जब स्विच ओपन किया तो फील्ड लाइंस में चेंज आया। मेक सेंस? तो अगर आप चाहते हैं कि ये बल्ब ग्लो करता रहे, मारिया, इफ यू वांट द बल्ब टू कंटिन्यूअसली ग्लो एंड समबडी कैन स्टडी हियर, व्हाट शुड यू डू? स्विच को क्या करते रहो? प्राइमरी कॉइल के स्विच को क्या करते रहो? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहो। या फिर एक ऐसा टाइप ऑफ करंट लगाओ जो खुद ऑन ऑफ होता रहता है। वो कौन सा करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। इफ यू रिप्लेस इट with an alternating current, now you do not need to open and close the switch, because alternating current automatically current आता है, ऑफ होता है, फिर करंट आता है ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर ऑफ। सो यहाँ पे अगर एसी सप्लाई लगाऊंगा तो ये बल्ब अब कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या स्टूपिड हरकत। क्यों स्टूपिड हरकत है? सर अगर आपको ये बल्ब ही ग्लो कराना था, अमल प्लीज गॉड सुनो, अगर ये बल्ब ही ग्लो कराना था तो इतना लंबा काम क्यों किया? इस बल्ब को यहां लगा देते, ग्लो हो जाता। सही कह रहा हूं? आपने इतना लंबा इनडायरेक्ट काम किया। क्या किया? पहले आपने इसमें करंट दिया, उस करंट, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कितनी स्टूपिड हरकत है। ऑन किया ना? कितनी स्टूपिड हरकत है। अगर आपको बल्ब जलाना है तो सर आप डायरेक्ट बल्ब यहां लगाते थे, फिर भले डीसी लगाते, एसी लगाते, क्या फर्क पड़ता? आपने यहाँ पे करंट देके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से इसको कट की, फिर यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, फिर ये बल्ब ग्लो किया। तो इसका एक रीजन है, इसका एक, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है। हमें यहाँ पर अपने मर्जी की बिजली चाहिए थी। वी वांटेड करंट ऑफ आवर लाइकिंग।
हमारी मर्जी का वोल्टेज चाहिए था, मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी का वोल्ट, ये के इलेक्ट्रिक का वोल्टेज नहीं चाहिए था। के इलेक्ट्रिक कितना वोल्ट दे रहा है? 220 वोल्ट लेट्स सपोज। मेरे फोन को चाहिए 22 वोल्ट, 10 टाइम्स लेस। तो मैं क्या करूं? तो मैं ये करूंगा कि मैं नंबर ऑफ टर्न से खेलूंगा। I'll change the number of turns because I know one factor जिस पे EMF induced डिपेंड करता था, वो क्या था? Number of turns. So very easy, you just decrease the number of turns here and increase the number of turns here. जितने टाइम्स वोल्टेज में ड्रॉप चाहिए, जितने टाइम्स वोल्टेज में क्या चाहिए, ये प्लीज गौर से सुनना, ये ट्रांसफार्मर की बेसिक बात है। लेट्स सपोज मैंने यहां पर 10 टर्न्स रखे। हाउ मेनी टर्न्स? 10 टर्न्स। और यहां पे पता है कितने टर्न्स रखे? प्लीज गौर से देखो, जस्ट वन टर्न, वन टर्न। कितने टाइम्स का फर्क है नंबर ऑफ टर्न्स में? 10 टाइम्स का फर्क है। वो ऐसे भी हो सकता था मैं यहाँ 100 रखता टर्न्स, यहाँ पे 10 रखता, तो भी कितने टाइम्स का फर्क था? 10 टाइम्स का फर्क। जितने टाइम्स टर्न्स कम होंगे उतने ही टाइम्स वोल्टेज कम इंड्यूस होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक 220 वोल्ट्स दे रहा है, तो मैंने 10 टाइम्स टर्न्स कम करके ईएमएफ इंड्यूस को भी 10 टाइम्स कम कर दिया। सो हाउ मच वोल्टेज एम आई गेटिंग एट द आउटपुट? आई एम गेटिंग 22 वोल्ट्स। इसको डिवाइड बाय 10 करो, यू गेट 22। मेक सेंस और नॉट? सो ये कितना आसान तरीका है यार वोल्टेज को बदलने का, कितना। तो ये जो हम चार्जर यूज करते हैं, इसका जो एडॉप्टर होता है, इसका क्या पर्पस होता है? के इलेक्ट्रिक के 220 वोल्ट्स को अपनी मर्जी के वोल्ट्स में कन्वर्ट। दैट्स व्हाई वी वर डूइंग दिस, व्हिच लुक लाइक अ स्टूपिड हरकत। इट्स नॉट स्टूपिड। Why? Because we wanted bulb to get not 220 volts, rather 22 volts, वरना ये खराब हो जाएगा। हर अप्लायंस का अलग अलग वोल्टेज होता है जो उसको पसंद है, तो उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर उसका हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एडॉप्टर प्रोवाइड, जो अडेप्ट करता है वोल्टेज को, चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। मेक सेंस? क्या टाइम हो रहा है? 5 मिनट है ना अभी हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे इसकी वर्किंग कॉपी में लिखवानी है, एंड देन वील एंड द क्लास। इसकी वर्किंग क्या है सुनना गौर से। तो एक काम करो, आप लोग कॉपी में लिख लो एक बेसिक क्वेश्चन। वैसे तो आई विल गिव यू द नोट्स, नोट्स में चीजें हैं, बट जो जो काम की बात है वो आई वांट यू टू राइट ऑल्सो। ड्रॉ दिस, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इसको ड्रॉ करो, इसको लेबल करो प्राइमरी कॉइल। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। अबू बकर, आप मुझे बताओ, हाउ डू यू डिफरेंशिएट विच वन इज द प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी? हाउ डू वी फाइंड आउट? अभी अभी डिस्कस हुआ है। नहीं, ये भी गलत तरीका है। जिसमें ज्यादा टर्न्स हो वो ये है, ऐसा कोई रीजन, ऐसा कुछ नहीं। हमसे आप बताओ, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू नो विच वन इज द प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी कॉइल? क्या लेफ्ट वाली प्राइमरी और राइट वाली सेकेंडरी होती है? क्या ये लॉजिक है? या जिसमें टर्न ज्यादा हो वो प्राइमरी, कम हो वो सेकेंडरी? क्या ये लॉजिक है? कभी कभार ऐसा भी होगा सेकेंडरी में, इफ यू वांट मोर वोल्टेज तो आप सेकेंडरी के टर्न्स को क्या करोगे? बढ़ा दो। सो हाउ डू वी नो? अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने बताया। नहीं, कुलसुम, हाउ डू यू नो which one is primary, which one is? Amal, the battery, yes, correct. The circuit that contains battery or alternating current supply or power source, वो कौन सी कॉइल होती है? प्राइमरी। विल यू रिमेंबर दिस? याद रहेगी बात? और जिस कॉइल में लोड लगा हुआ, लोड मतलब कंज्यूमर लगा हुआ, किसका कंज्यूमर? इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर। बल्ब लगा हुआ हो, रेजिस्टर लगा हुआ हो, हाँ, कोई बैटरी ना लगी हुई हो बल्कि कंज्यूमर्स लगे हुए हो बिजली के, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। कोई नहीं उससे ऊपर। अच्छा, यू नो व्हाट इज दिस ट्रांसफार्मर कॉल्ड? जिसमें वोल्टेज को हम डाउन कर रहे हैं, वोल्टेज जो मिल रहा था हमें 220, इसको डाउन कर, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर मैं इसका ऑपोजिट कर देता, यहाँ पे टर्न्स कम, यहाँ पे टर्न्स ज्यादा, वी गेट मोर ईएमएफ, इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं उसको? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन लिख लो बिफोर वी एंड द क्लासेस। हाँ बोलो। मिल जाएगा ना, इसके टर्न्स 10 थे, इसके कर दो 20, तो 4
तो वोल्टेज बढ़ा सकते हैं. That's what we can do. We can either increase voltage or decrease voltage according to the need of the appliance. That's why we do this harkat. That's why a transformer is used. Now quickly write down the question, please. Explain the working principle of this transformer. जल्दी से लिख लो. We have only 2 minutes. बट ये भी बहुत ही काम की, बहुत ही रिपीटेड सवाल होता है. एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर. इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल बताओ. तो आप क्या लिखोगे, जल्दी से लिख लो. अब ये जो लाइन लिखवा रहा हूं ना, इसको रट लेना है, समझना भी है और मेमोराइज करना. इतना रिपीट होता है. एज द स्विच इज क्लोज्ड, as the switch is closed, comma, a changing current, alternating current बोलो या changing current बोलो, एक ही बात. A changing current in the primary coil, a changing current in the primary coil induces. अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सिलेक्ट कर. ये प्राइमरी कॉइल का जो चेंजिंग करंट है, जो बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, ये क्या इंड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करता है या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, खत्म होगी. जैसे करंट खत्म करोगे, वो भी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो हमें जरूरत है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. दैट्स व्हाई एसी सप्लाई लगा है. सो आई एम रिपीटिंग इट. अ चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल induces a changing magnetic field, induces a changing magnetic field which cuts the secondary coil, which cuts the secondary coil. Hence, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल को कट कर रही है, वो भी चेंज हो रही है, तो हेंस उस पे जो ईएमएफ बनेगा, वो भी कौन सा बनेगा? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बनेगा, चेंजिंग ईएमएफ बनेगा. तो लिखो हेंस अ चेंजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एट द सेकेंडरी कॉइल. हेंस a changing EMF is induced at the secondary coil. Hence, a changing EMF is induced at the secondary coil. अब सिर्फ मुझे एक मार्क के क्वेश्चन का आंसर कर दो, और वो बात ये, क्या ये ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई यानी कि डीसी बैटरी पे वर्क कर सकता था, या इसको एसी सप्लाई की जरूरत है? एसी सप्लाई का. अ ट्रांसफार्मर, ये दिमाग में रटवा लो, ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई, इट कैन ओनली वर्क ऑन एसी. डीसी पे क्यों नहीं वर्क कर सकता भाई? डीसी पे आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? स्विच को ऑन ऑफ, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज चाहिए. हर वक्त फील्ड लाइंस में क्या आता रहना चाहिए? अब मुझे बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, जो भी होता है वर्ड? फ्राइडे नहीं था, नहीं वो भी नहीं था. दो लोग थे, एक था एडिसन जो कन्वेंशनली बहुत मशहूर है, और एक था टेस्ला. एडिसन और टेस्ला. एडिसन ने कौन सा करंट डिस्कवर इन्वेंट किया था? एडिसन ने डायरेक्ट करंट, और टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट, जो उसी के पास काम करता था. इसके बारे में कभी डॉक्यूमेंट्री देखना, अब जून जुलाई में देखना, अब नहीं देखना, ठीक है? तो काफी इंटरेस्टिंग है. और टेस्ला बाद में पता चला कि ही वाज अ बिगर साइंटिस्ट, मोर कंट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि यार डीसी का आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट चेंज डीसी. कैन यू चेंज डीसी? आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. बस जो है वो है, जितने वोल्टेज का है उतने ही वोल्टेज. अगर आपको चेंज करना है, आप कौन सा करंट हो, ऑल्टरनेटिंग करंट हो, आप अपनी मर्जी का वोल्टेज उससे ले सकते हो. सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ टर्न से खेलना है, ट्रांसफॉर्मर यूज करना है, एंड यू कैन गेट द वोल्टेज ऑफ व्हाटएवर यू वांट. सो हु इज बेटर? ऑल्टरनेटिंग. So now you know one advantage of AC over DC. There are numerous more advantages. So the foremost, the सबसे main advantage of AC over DC is you can transform AC. It can be used in a transformer, and you can get any voltage. समझ आ गई बात? Is it all clear? Any questions so far from today's lecture? No.
2 लेक्चर्स हो गए, दोनों को याद एक साथ देख लेना कल की क्लास में।